नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे इस ज्योग्राफी के 4th सेशन में। तो दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट 3 लेक्चर है उस 3 लेक्चर में हमने सीखा था किस प्रकार से भारत का जो भूगोल है उसमें बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, सामान्य परिचय होता है उसके बारे में मैंने 3 लेक्चर में आपको बता दिया था। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है दोस्तों, इसमें हमारे फिजियो जियोग्राफिकल जो डिवीजन है भारत को दोस्तों 5 भागों में 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इन भौतिक प्रदेशों में हमारा उत्तर का हिमालय, फिर हमारा इधर मैदानी प्रदेश, फिर इधर हमारे दोस्तों तटीय मैदान, उसके बाद में यहाँ पेनिनसुलर प्लेन और उसके बाद में दोस्तों ये द्वीपीय समूह है। ये हमारे 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश है। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से इस सेशन में हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुका है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी क्लास अनअकैडमी पर डेली होती है दोस्तों। 12 बजे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कल्चर के बारे में। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो चौथा पीडीएफ है उसको भी कंप्लीट करवाने हम जा रहे हैं दोस्तों। जो भी मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है उनसे सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नोट्स के जो जितने भी पीडीएफ है आपको वहां से मिल जाएंगे और जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसी कंपटीशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आपको कंप्लीट जो सिलेबस है उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये सिलेबस की बात मैंने कर ली थी और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है एमिनेंट क्लासेस। दोस्तों आपको इसका नाम ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एंड स्क्रीन पे जब आप जाओगे वहां पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो कंप्लीट मेरे वीडियो की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों कंप्लीट जो हमारे नोट्स है उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ डाउट्स थे कल की क्लास में, कुछ डाउट्स को मैं पहले कवर करवाऊंगा। उसके बाद में हम जो हमारा नया टॉपिक है सेकंड यूनिट है फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश, दोस्तों इसे फिजियो जियोग्राफिकल डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, भौतिक प्रदेश, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैप के माध्यम से आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हो ट्रांस हिमालय यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये जो ऊपर वाला है वो पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है, इधर भी हिमालयन रेंज है और इधर भी हमारा पूर्वांचल हिमालय का ही एक पार्ट माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारे यहाँ पर मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर हमारा राजस्थान में थार का डेजर्ट है। उसके बाद में ये डक्कन प्लेटू, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है इसके नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों ये हमारा जो है तटीय प्लेन या तटीय कोस्टल मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और ये हमारे हैं पांचवा जो तटीय द्वीपीय मैदान है उसके नाम से या द्वीपीय समूह के नाम से हमारा पांचवा भौतिक प्रदेश है। तो पहला दोस्तों यहाँ से देख सकते हो, दूसरा ये हो गया प्लेन, तीसरा ये हो गया पेनिनसुलर, चौथा हो गया हमारे बीच में तटीय मैदान और पांचवा हमारा द्वीपीय समूह। वन बाय वन एक एक का अभी पोस्टमार्टम करते चले जाएंगे, सारे नोट्स आप लिखते जाइएगा। एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे साथ अभी लाइव जुड़ा हुआ है अपनी मैप बुक का पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 ओपन करके रखिएगा। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 ओपन करके रखिएगा। सारी की सारी चीजें दोस्तों मैं इन दो पेज नंबर पे जो भी लिखा हुआ है अभी आपके सामने मैप मेरे पास है, आप मैप के साथ साथ अपने जो मैप बुक है उसमें देखते जाइए और अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाइएगा। जिंदगी में एक बार ऐसा पढ़िए दोस्तों, कभी भी उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यही मेरी अप्रोच है और यही मेरी ये स्टाइल है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ। नोट्स भी इसी तरीके से बनाए हुए हैं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, हमारे जो भौतिक प्रदेश है उस भौतिक प्रदेशों की जो भौतिक विशेषताएं हैं उस भौतिक विशेषताओं के अनुसार बांटा गया है। पर्वत अलग प्रकार के हैं, पहाड़ियां होती है, पठार होते हैं, मैदान होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की अलग अलग जो विशेषताएं पाई जाती है, इसमें जो हमारा कंप्लीट भारत का जो इस प्रकार का मानचित्र है, इसमें दोस्तों परसेंटेज के अनुसार देखें दोस्तों, ये हमारे उच्चावच है। दोस्तों जिस प्रकार से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं इस प्रकार के क्षेत्र को उच्चावच के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे पर्वत कितने प्रतिशत भूभाग में पर्वत फैले गए हैं, कितने भूभाग पर पहाड़ियां फैली गई है, कितने भूभाग पर पठार है और कितने भूभाग पर या कितने प्रतिशत भूभाग पर हमारे भारत में मैदानी क्षेत्र विस्तृत है। तो दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भारत की एक प्रमुख विशेषताएं हैं अनेकता में एकता या विविधता में एकता।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बीच में बहुत ही अलग अलग जातियों, बहुत ही अलग अलग संप्रदाय, बहुत अलग अलग सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्रों वाले लोग रहते हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग परंपरा है, विरासत अलग अलग है। तो इस प्रकार से बोला जाता है एक अनेकता में एकता। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, पर्वतीय भाग है भारत में, वो कितना है 10.5% भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। वहीं पहाड़ियों के बारे में देखें दोस्तों, तो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा 18.6% भूभाग पर पहाड़ियां फैली हुई है। पठार के बारे में बात करें दोस्तों, 27.7% भूभाग पर पठारी भाग है। वहीं मैदानी क्षेत्र है वो दोस्तों 43.2% भूभाग पर मैदानी भाग है। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ, पर्वत क्या होता है, पहाड़ियां क्या होती है और पठार क्या होता है। तो दोस्तों पर्वत का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई होते हैं, तीखे, जिसके जो स्लोप होते हैं, ये जो ढाल होता है वो तीखा होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्वत बोला जाता है। और पर्वत की जो ऊंचाइयां हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। उससे थोड़ा सा कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, पहाड़ियां बोलते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ऊंचाई होती है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, समतल होता है। उस समतल भूभाग को क्या बोलते हैं, पठार बोला जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों पर्वत, इसे बोलते हैं पहाड़ियां। और अगर ऊपर का भाग समतल हो, उस समतल भूभाग के कारण इसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। उसके बाद में जो चौथा भाग बचता है दोस्तों, नदी के द्वारा प्रवाह के कारण, जो अवसाद के कारण जो क्षेत्र का निर्माण होता है, उस क्षेत्र को समतल एरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसकी ऊंचाई क्या होती है, समुद्र तल से ऊंचाई है वो सबसे कम होती है, उसे क्या बोलते हैं, मैदानी प्रदेश बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जल्दी से अपने नोट्स में ये पॉइंट लिख लीजिए। और ये लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार सारा का सारा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो इस प्रकार से हमारे बीच में ये भौतिक प्रदेश है, 5 प्रकार के भौतिक प्रदेश है, इनके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले कल हमारे स्टूडेंट ने कुछ डाउट्स पूछे थे, उन डाउट्स को एक बार क्लियर करते हैं। उसके बाद में हम सारे के सारे जो भौतिक प्रदेश है वन बाय वन हम क्लियर करते जाएंगे। तो दोस्तों मैप बुक साथ में लेके पढ़िएगा, मैं बार बार मैप बुक पे जोर दे रहा हूँ। पेज नंबर मैं बता चुका हूँ आपको, पेज नंबर 8 और 9 जो आपका एटलस का मैप बुक है उसको खोल के रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कल हमारे बीच में एक ये डाउट पूछा था कि भारत का इसमें 12 नॉटिकल माइल्स है या फिर 200 नॉटिकल माइल्स है। तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा भारत का दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का जो मैप है, इसके जो मैप के जो पास वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है आधार रेखा या बेस लाइन। क्या कहा जाता है इसको, बेस लाइन कहा जाता है। उस बेस लाइन से दोस्तों 12 नॉटिकल माइल्स, ये लिखा हुआ है 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, समुद्र के अंतर्गत, जलीय स्रोत के अंतर्गत दोस्तों, स्थल भाग से जलीय स्रोत के अंतर्गत सीधी, यहाँ पर सीधी जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी है, उस दूरी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों इस पॉइंट से 12 नॉटिकल पॉइंट्स के बाद में इसके आगे जो हमारा इस पॉइंट है, इस पॉइंट से दोस्तों 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है, इस 24 नॉटिकल माइल्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा संलग्न क्षेत्र, कोस्टल रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स और यहाँ पर 24 नॉटिकल माइल्स है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार का जो विभाजन किया गया है, इसमें जो कल कंफ्यूजन हुआ था, ये विशेष तौर से याद रखिएगा दोस्तों। ये किसी भी दो प्रकार के जो दो अलग अलग देश है, उन दो अलग अलग देशों में जलीय सीमा का जो विभाजन किया जाता है, उस जलीय बाउंड्री का जो विभाजन किया जाता है, उसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय बॉडी है आई एन क्लोज के अनुसार दोस्तों इसके बारे में विस्तृत वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा 200 नॉटिकल माइल्स अनन्य एक्सक्लूसिव जोन, यहाँ पर हमारा संलग्न क्षेत्र, और इसे कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। होप कल जो पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी स्टूडेंट है उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक समुद्री मील्स जो दूरी होती है उसमें 1.85 किलोमीटर की क्या होती है दोस्तों, दूरी होती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कल मैंने जैसे कि बताया था किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रादेशिक जलीय सीमा है उसका विभाजन किया जाता है, संलग्न क्षेत्र कौन सा होता है और अनन्य एक्सक्लूसिव जोन क्या होता है। तो यहाँ पर आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र होता है उससे तो दोस्तों जलीय सीमा के नाम से जाना जाता है। 12 नॉटिकल से आगे 24 नॉटिकल माइल्स, ये बीच वाला याद रखिएगा दोस्तों, इस 12 नॉटिकल्स वाला नहीं, यहाँ आधार रेखा से 12 24 नॉटिकल माइल्स लेते हैं, तो इस क्षेत्र को कहते हैं संलग्न क्षेत्र। उसके बाद में अगला जो 200 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स से लेके बीच में 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों इस प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें क्या है,
कि दो अलग अलग प्रकार के जो देश है, जैसे कि हमारे यहाँ पर नीचे क्या है, श्रीलंका आ जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो देश आ जाते हैं, उस देशों के सीमा का जो विभाजन है किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए वर्गीकरण किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों समुद्र के अंतर्गत जो संसाधन है, जो हमारे मिनरल्स है, उस मिनरल्स का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय देशों में कोई प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, इस सीमा का विभाजन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये वापस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा एक डाउट था, यहाँ पर एक सवाल और पूछा था, शायद वो हमारे बीच में जुड़े हुए होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। कल भी आपने जो डाउट पूछा वो डाउट हम आज क्लियर करते जा रहे हैं आपका। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कल जो आपने डाउट पूछा था उस डाउट के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, एक आपका डाउट था बुहर मोती और हमारा सर्किट एरिया है वो दोनों एक ही है क्या। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, यहाँ से देखिए ये है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को ही बोला जाता है सर्क्रीट एरिया। वैसे ये पर्टिकुलर सर्क्रीट नामक कुछ स्थान नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1908 में क्या हुआ था, वर्ष 1908 की बात है। यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें सिंध प्रांत कहा जाता है, यहाँ पर सिंध के नवाब थे। वही दोस्तों यहाँ कच्छ जो क्षेत्र है 1908 की मैं बात कर रहा हूँ, 1908 में कच्छ के जो राजा थे, इन दोनों शासक और यहाँ इनके नवाब के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए, किसके लिए दोस्तों, लकड़ी काटने के लिए जो विवाद उत्पन्न हो गया था 1908 में। इस विवाद को सोल्व करने के लिए दोस्तों 1914 में, कब दोस्तों, 1914 में एक अंग्रेज अधिकारी हुए थे। उस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दोस्तों इस सीमा का विभाजन किया गया था, और इस विभाजन का करने के बाद में दोनों राजी हो गए थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सीमा को लेके विवाद उत्पन्न हो गया है, कि दोनों के अनुसार कहा जाता है लगभग 96 किलोमीटर लंबी जो रेखा है, इसको रेखा को लेके यहाँ पर विवाद उत्पन्न है। तो याद रखिएगा, सरक्रीक वाला जो एरिया है वो ऊपर वाले एरिया को कहा जाता है, जबकि हमारा गोअर मोती नामक जो स्थान है वो नीचे है। ये लीजिए, क्लियर करके मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो एरिया है इस एरिया को कहा जाता है सर्क्रीक एरिया, जबकि हमारा ये जो स्थान है ये हमारा सबसे जो पश्चिमी स्थान है गोअर मोती, उस गोअर मोती के नाम से जाना जाता है। 68 डिग्री और 7 मिनट इसका क्या है, देशांतरी विस्तार माना जाता है। आगे एक डाउट और था, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। एक डाउट था आपका कि किस प्रकार से हम इसके बारे में विभाजन करेंगे। ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है उसके बारे में बोला था कि भारत का दक्षिणतम जो स्थान है, हम बात कर रहे हैं जो हमारे द्वीपीय समूह है, उस द्वीपीय समूह को मिलाने के बाद में भारत का जो दक्षिणतम स्थान है वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आता है। ये जो कंप्लीट है वो है ग्रेट निकोबार। थोड़ा सा इसको जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका पॉइंट दिखेगा, ये रहेगा आपका ग्रेट निकोबार। इस कंप्लीट को कहेंगे ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम स्थान है उस दक्षिणतम स्थान को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट तो भारत का दक्षिणतम स्थान है, जबकि दक्षिणतम हम द्वीप की बात करें तो ये हमारा ग्रेट निकोबार आता है। और यहाँ से दोस्तों ये जो निकोबार और अंडमान इन दोनों को अलग करता है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, चैनल का मतलब होता है इस प्रकार का क्षेत्र जो दो अलग अलग, इंडियन ओशियन है इधर और ये हमारा इधर है बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को तो जोड़ता है दोस्तों। वही जो हमारा भूमि वाला पार्ट है अंडमान और निकोबार, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं, चैनल के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से और अच्छे से मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ पर भी आपको डाउट था कि ये कोको स्ट्रेट और ग्रांड चैनल क्या होता है। तो ये देखिए ग्रेट जो निकोबार है, ग्रेट निकोबार ये कंप्लीट ग्रेट निकोबार है, इसका जो अंतिम छोर है, इसका जो अंतिम छोर है वो ही भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान माना जाता है। वही ये कंप्लीट इंडोनेशिया है। इन दोनों के बीच का जो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और इन जो भूमि वाले पार्ट को अलग करता है इसे कहा जाता है ग्रांड चैनल। जो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को क्या करता है, अलग करता है। वही कोको स्टेट हमारा यहाँ पर आता है, इसे कोको स्टेट कहते हैं। कोको द्वीप हमारा है म्यांमार वाला और लैंडफॉल है उत्तरी अंडमान। दोस्तों जल्दी से मैप को खोलिए और 8 नंबर और 9 नंबर पेज, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से नोट साथ साथ बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुका है स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। और दोस्तों ऐसे मजा नहीं आता, एक बार दबा के जितने भी अपने दोस्त हैं उनके साथ सेशन को शेयर करें। ऐसे ही मैं आपको देखता हूँ अनअकैडमी पर भी मात्र 200 और 250 बच्चे ही डेली टेस्ट देते हैं। नंबर है 500 तक बढ़ाओ, अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है सभी को
आपके जितने भी दोस्त हैं, सोनू, मोनू, टिंकू, रिंकू, पिंकू, सबके साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, किस प्रकार से पढ़ाया गया है वो आपको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे पॉइंट बताइए ताकि मोटिवेशन रहे। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैप बुक का जो 8 और 9 नंबर पेज है, उस 8 और 9 नंबर पेज नंबर पर आप अच्छे से देखते जाइए। जो हमारा कोको द्वीप है वो म्यांमार का है दोस्तों। आराम से ऊपर वाले भाग में जो मैप में आपके 9 नंबर मैप है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इधर हल्का सा लैंडफॉल लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके ऊपर वाला कोको स्टेट है। ये जो कोको द्वीप है दोस्तों, ये चीन को दे दिया गया है, और चीन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या बना दिया गया है, नौ सैनिक अड्डा बना दिया गया है, जिसके द्वारा दोस्तों भारत का ये पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट पर निगरानी चीन के द्वारा रखी जा सकती है। इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में कोको द्वीप ही है, जो म्यांमार के द्वारा किसको दे दिया गया है, चीन को दे दिया गया है, और चीन के द्वारा यहाँ पर क्या बना दिया गया है, नौसैनिक अड्डा बना दिया है, नेवल बेस बना दिया गया है। तो ये कुछ डाउट्स है जो कल की क्लास में मुझे पूछे गए थे लास्ट में। अब हम आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक और टॉपिक आता है आदम ब्रिज। तो इस मैप को आप अच्छे से समझिए। श्रीलंका का आपको मैप दिया गया है, उस मैप में नीचे ही नीचे देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ये वाला पॉइंट है वो है हमारा श्रीलंका, और ये हमारा प्यारा सा भारत देश। तो यहाँ पर दोस्तों भारत का ये वाला पार्ट देखिए, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये है, जो हमारे श्रीलंका और भारत को दोनों को जोड़ता है, इसे ब्रिज को क्या कहते हैं, आदम ब्रिज कहा जाता है। हमारे पुरानी मान्यताओं के अनुसार भी इसको माना जाता है। तो इस मैप को देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप मैप बुक में समझ सकते हो, मैप में जान सकते हो क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये है पाक खाड़ी। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है, इधर है नीचे वाला श्रीलंका, और ये हमारा भारत। और भारत का क्या है, ये रामेश्वरम। रामेश्वरम दोस्तों कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये रामेश्वरम पंबन द्वीप के नाम से जो स्थान है पंबन, ये पंबन द्वीप पर रामेश्वरम द्वीप में वो स्थित है। इसके बाद में दोस्तों इधर वाला जो क्षेत्र है वो है श्रीलंका। यहाँ पर है हमारा पाक की खाड़ी, और इधर आता है मनार की खाड़ी। दोस्तों इन दोनों को जोड़ता है, जबकि इन दोनों को वाटर बॉडीज को तो जोड़ता है, इसलिए इसे पाक की जो पाक स्ट्रेट है इसके नाम से इसको जाना जाता है। बहुत से एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, सीधा आंसर जाता है पाकिस्तान में। नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में नहीं, ये याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में ये स्थित है, जहां पर पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को दोनों को जोड़ने वाला ये वाला क्षेत्र है, जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। रामेश्वरम पंबन द्वीप में स्थित है। और दोस्तों जो हमारी पुरानी मान्यता है, राम सेतु के नाम से जिसको जाना जाता है, वो दोस्तों यहीं पर बना हुआ है, याद रखिएगा। और क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं ये आदम ब्रिज याद रखिएगा दोस्तों, आदम ब्रिज कहाँ पर स्थित है, हमारे आदम ब्रिज रामेश्वरम को हमारे मन्नार द्वीप श्रीलंका के साथ जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, आदम ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं और थोड़ा सा जूम आउट करके एक नए मैप के माध्यम से और क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में हम आज की जो क्लास का नया टॉपिक है हमारा फिजियो जोग्राफिकल डिवीजन का फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है रामेश्वरम, ये है पंबन द्वीप, और ये है मनार की खाड़ी। इधर मनार की खाड़ी, इधर है रामेश्वरम, इन दोनों को तो जोड़ता है। और ये जो भारत है और ये है श्रीलंका, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है दोस्तों। इसी क्या कहा जाता है, आदम ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपके कल के डाउट कंप्लीट हो गए होंगे। इसी प्रकार से पूछते रहिएगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप रिव्यू करते हो, बहुत अच्छा लगता है क्लास में इतने ध्यान से पढ़ते हो, हर एक चीज को नोटिस करके आप मुझे ध्यान में करवाते हो। सर एक बार वापस से बता दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आप कितनी बार ही पूछिए। तो दोस्तों एक बार ऐसा पढ़िए, कभी भी भविष्य में आपको किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अच्छे से समझिए, एक बार समझिए। तो ये देखिए, भौतिक प्रदेश, भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो कुल 5 भौतिक प्रदेश है। इस मैप के माध्यम से मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों ये वाला है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये कंप्लीट कहलाता है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है नॉर्थर्न प्लेन्स। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। उत्तर के विशाल गंगा के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है, या उत्तर के विशाल के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हमारा एक और भौतिक प्रदेश आता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों इस भौतिक प्रदेश को हम मैदानी प्रदेश के साथ ही कवर करेंगे, और मैदानी प्रदेश के साथ ही इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों कहा जाता है, इसे
हमारा ये वाला पार्ट यहाँ से लेके इस कंप्लीट को मिलाते हैं तो इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तक इसका विस्तार बताया जाता है। उसके बाद में अगला आता है द डक्कन प्लेट्यू। तो दोस्तों ये वाला जो नीचे वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र है डक्कन प्लेट्यू, डक्कन का पठार, या दोस्तों इसे पेनिसुलर प्लेटो के नाम से इसको जाना जाता है। फिर दोस्तों यहाँ गुजरात से लेके ये देखिए ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ तक हमारा वेस्ट बंगाल आता है, इधर हमारा क्या आता है प्यारा सा गुजरात आता है। अरबिक सी से बे ऑफ बंगाल के बीच में इसका जो विस्तार है इस विस्तार को क्या कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स या तटवर्ती मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। फिर लास्ट में आता है हमारा पांचवा जो भौतिक प्रदेश है द आइसलैंड द्वीपीय समूह है। तो इसमें हमारा ये देखिए अंडमान निकोबार आता है और इधर हमारा प्यारा सा लक्षद्वीप आता है। तो ये हमारे 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ हमारे उत्तर का विशाल मैदान है और हमारा जो इंडियन डेजर्ट है उस दोनों को एक ही भौतिक प्रदेश में हम कवर करेंगे। चलिए आप चाहो तो यहाँ से और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को आप लिख सकते हो वीडियो के बाद में। फिलहाल आप चाहो तो समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता जाऊंगा एक बार फिर से अच्छे मैप के माध्यम से। मैं पांचों जो हमारे भौतिक प्रदेश है जिसको मैं कवर करवाऊंगा फिजियो जियोग्राफिकल डिवीजन के नाम से इसको जाना जाता है, ये भू आकृतिक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे ऊपर वाला ये है हिमालयन, उसके बाद में ये है मैदानी प्रदेश, उसके बाद में ये हमारा है डक्कन प्लेट्यू, ये है पश्चिमी तटवर्ती मैदान और ये है पूर्वी तटवर्ती मैदान, जिसे सम्मिलित रूप से दोस्तों प्रायद्वीपीय पेनिसुलर प्लेटो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये आता हमारा द्वीपीय समूह। यहाँ पे देखिए हिमालयन माउंटेन रेंज, नॉर्थर्न प्लेन रीजन, पेनिसुलर प्लेटो रीजन, कोस्टल प्लेन रीजन और उसके बाद में आता है पांचवा इंडियन आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत के जो आइसलैंड ग्रुप रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे बीच में कितने भारत के जो प्रमुख 5 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है। एक एक पॉइंट को लेके दोस्तों अभी मैं आपके सामने पोस्टमार्टम इनका करता जाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं इंडियन जो हमारा सबसे उत्तरी हिमालयन प्रदेश है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, क्या इसके बारे में खास बातें हैं, तो कंप्लीट में चर्चा करना स्टार्ट करता हूँ। एक बार फिर से आप यहाँ से देख सकते हो भू आकृति की दृष्टि से भारत के भौगोलिक विविधताएं युक्त प्रतिशत, मतलब कहने का मतलब सीधा सा कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक प्रदेश है और उन भौतिक प्रदेशों का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत, भारत के जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अनुसार कितना प्रतिशत विस्तार है, इसके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हो। तो दोस्तों कल के क्लास में मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में बता दिया था, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है उसके बारे में मैंने बात की थी 32 लाख, दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों इसी क्षेत्रफल को इस प्रकार से परसेंटेज के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। टोटल जोड़ोगे तो दोस्तों ये कितना आएगा 100% आ जाएगा। कहने का मतलब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया आ जाएगा। चलिए इसी के साथ में हमारा जो प्रथम भौतिक प्रदेश है हिमालयन पर्वतीय प्रदेश उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं और क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो भारत का जो भौतिक है भाग है, भारत का जो भूखंड है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो भूमि वाला पार्ट है, भारत का जो भूमि वाला पार्ट है वो पार्ट दोस्तों कहा जाता है पहले अफ्रीका का पार्ट था। किसका पार्ट था? अफ्रीका का मेडागास्कर जो द्वीप समूह है उस मेडागास्कर द्वीप समूह का पार्ट हुआ था। दोस्तों ऐसा बताया जाता है अल्फ्रेड वेगनार नाम के एक जो मौसम वैज्ञानिक हुए थे जो जर्मनी से संबंध रखते हैं, कहां से? जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह बताया जाता है दोस्तों प्रारंभ में क्या हुआ था कि ये जो पूरा का पूरा पृथ्वी वाला भूभाग है एक गोला हुआ करता था, एक सिंगल भूखंड हुआ करता था और इस चारों तरफ क्या हुआ था, इसके चारों तरफ क्या था? जलीय स्रोत हुआ करता था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ था, इस भूखंड का जो अंदर इसके जो बल लगते हैं उस बल की वजह से दो अलग अलग भागों में टूटकर विभाजित हो गया था। तो दोस्तों इसमें कुछ नाम दिए जाते हैं। ये जो स्थल भाग है उस स्थल भाग को पेंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था? पेंजिया। लिख लीजिए दोस्तों, नोट्स में साथ साथ लिख दिए, इसे स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता था। और दोस्तों इसके चारों तरफ जो जलीय स्रोत था इस जलीय स्रोत को क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। ये याद रखिएगा दोस्तों, महाद्वीपीय भाग को पेंजिया कहा जाता था और महासागरीय भाग को या जलीय भाग को क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। 1912 में सिद्धांत दिया गया था। अल्फ्रेड वेगनार जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था।
दोस्तों इसी महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था किस प्रकार से भूखंड एक भूखंड टूट के दूसरे भूखंड की ओर विस्थापित हो गया था। इसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों इन्होंने भूकंप और ज्वालामुखी और जितने भी पर्वत पठार है इनको समझाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में अल्फ्रेड वेगनार के द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने में या फिर इसके पीछे जो महाद्वीपीय विस्थापन हो रहे थे इसका कारण बताने में ये समर्थ नहीं थे, सक्षम नहीं हुए थे। तो दोस्तों इसी सिद्धांत के बाद में एक 1960 के दशक में, कब दोस्तों 1960 के दशक में एक हैरी हेस के नाम से हैरी हेस के नाम से एक नए वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया था किस प्रकार से जो पूरे के पूरे भूखंड है, विश्व है, उसको एक प्लेट के रूप में माना गया था। उसके बाद में दोस्तों बलों के कारण ये जो प्लेट है एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे प्लेट के द्वारा दूसरी अलग अलग प्लेटों की तरफ चली गई थी। फिर ये इस प्रकार से करते करते जो बड़ी 7 प्लेटें हैं उन 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित हो गई। ये 7 प्लेटें दोस्तों यूरेशिया है, प्रशांत महासागर है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक ओशियन, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इस प्रकार से ये जो 7 प्लेटें हैं इनको प्लेटों में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है प्लेटो, ये टेक्टोनिक सिद्धांत है 1960 के दशक में किसके द्वारा दिया गया था, हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। वही 1912 में अल्फ्रेड वेगनार नाम के एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मौसमीय घटनाओं को समझाने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ये थोड़ी सी अलग चीजें थी, मैंने ऐसे सिंपली आपको समझा दी थी। आपको समझ में नहीं आई तो भी आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि जो समझ में नहीं आता है वो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हिमालयन पर्वतीय रेंज के बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी वाला भूभाग था, ये भूभाग ऐसे मेडागास्कर द्वीप, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है उस अफ्रीका वाले पार्ट के यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप था। इससे यहाँ से ये अलग होकर धीरे 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 दोस्तों ये क्या हुआ, ऊपर विस्थापित हुआ। और यहाँ पर जो ये यूरेशियन प्लेट है इससे जाके क्या हो गया, टकराया। और यहाँ से टकराने से क्या हुआ दोस्तों, जैसे ये ऊपर जाके यहाँ पे टकराता है यूरेशियन प्लेट और इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोस्तों यहाँ पर बीच में क्या है, जो मोड़दार फोल्ड हो गया। इस फोल्ड के कारण जो नवीन वलित जो पर्वतमाला है, इस नवीन वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है। जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में ये जो जैसे टकराती है, टकराने के कारण यहाँ वाला जो भूभाग था वो ऊपर उठ गया था। ये ऊपर उठा हुआ भाग है जिसे ही हम वर्तमान में हिमालयन पर्वतीय श्रृंखला या हिमालयन पर्वतीय रेंज के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं किस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ से समझ में आ गया होगा। कुछ नदियां दी गई है, ये भी आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा है हिंदकुश जो पर्वत श्रृंखला है, ये हमारा कुलुन जो पर्वत श्रृंखला है। यही दोस्तों ये सारी की सारी जो पर्वत श्रृंखला आके जुड़ते हैं, इस पर्वत श्रृंखला को पामीर का पठार या पामीर की गांठ के नाम से जाना जाता है। इधर है इसे सुलेमान रेंज के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जो म्यांमार में विस्तृत है ये हिमालयन पर्वत श्रृंखला, उसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अराकान योमा के बारे में हम और बात करेंगे जब मैं द्वीपीय समूह के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस प्रकार से हिमालय का एग्जैक्टली निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये है अफ्रीका वाला क्षेत्र। यहाँ पर दोस्तों प्रति वर्ष बताया जाता है कि ये जो ऊपर की ओर विस्थापित होती है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, ये जो भारतीय प्लेट है या फिर हमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये उत्तर की ओर या फिर यूरेशियन प्लेट है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यूरेशियन प्लेट। इस यूरेशियन प्लेट की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है या फिर विस्थापित हो रही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 71 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 लाख होता है। ये 71 मिलियन ईयर्स से पहले क्या था, सिचुएशन यहाँ थी। फिर 55 मिलियन ईयर्स के बाद में यहाँ पर विस्थापित हो जाता है, 38 में यहाँ पर हो गया, और लगभग 10 मिलियन ईयर्स में जो भारत की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से हो गई। और 10 मिलियन पूर्व ही ये जो यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट से आके जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये टकराती है, और टकराने के कारण जो बीच वाला पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है। इस ऊपर उठने के कारण दोस्तों यहाँ पर एक नवीन वलित पर्वतमाला का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण होता है, और ये एक नवीन वलित पर्वतमाला है।
पर्वतों के निर्माण का एक प्रकार है दोस्तों नवीन वलित पर्वतमाला, जिसका मतलब सीधा सा है दो जो प्लेटें आके टकराती है, प्लेटों के टकराने के कारण बीच वाला जो भाग है उस भाग का ऊपर उठ जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, नवीन वलित पर्वतमाला कहलाता है। यहाँ से बहुत इजी से आप समझ सकते हो किस प्रकार से ये अलग अलग वर्षों में अलग अलग टाइम पे दोस्तों, जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वो दोस्तों इसी का पार्ट है कि महाद्वीप पहले क्या थे, एक भाग थे, एक गोल भूभाग था जिसे पेंजिया कहा जाता था, इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ क्या भाग था दोस्तों, पानी था जिसे पेंथालासा कहा जाता था। और समय के साथ ये दोनों दो अलग अलग भागों में टूट गए थे। तो दोस्तों ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहा गया था, लिख लीजिएगा दोस्तों, साथ साथ लिखते जाइएगा, ऊपर वाले को अंगारा और दूसरे नीचे वाले को गोंडवाना लैंड के नाम से इसको जाना गया था। और बीच में जो जलीय भाग या पानी आ गया था दोस्तों, इसे क्या कहा गया था, तैतीस सागर के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय भूभाग है उसका निर्माण दोस्तों, ये जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड और 33 सागर से भारतीय जो भूखंड है उसका निर्माण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए ये समझिएगा थोड़ा सा, जैसे वैसे मैंने बता दिया आपको। यहां से आप देखिएगा ये वलित पर्वतमाला है, जो ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली हमारा यूरोप और एशिया, इन दोनों को, यूरोप और एशिया को दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। वहीं हमारी जो भारतीय प्लेट है इन दोनों के अभिसरण से, अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, अभिसरण से निर्मित होती है। और इस पर्वतमाला को क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रेसी काल में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे ट्रेसरी पर्वत तंत्र के नाम से या फिर हिमालयन पर्वत तंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर एक नया नाम आया है ट्रेसरी काल। दोस्तों ट्रेसरी काल के बारे में देखें, ज्योग्राफिकल जो हमारी टाइमलाइन है दोस्तों, पृथ्वी के बारे में बताया जाता है, पृथ्वी का वास्तविक रूप में विकास किस प्रकार से हुआ है, जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, जीव के बाद में दोस्तों किस प्रकार से अलग अलग जो मछलियां हैं, एक कोशिकीय जीव है, अंबिका बाकी विकास किस प्रकार से हुआ है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, मछली का विकास किस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से जीवों की जो एक व्यवस्था होती है, जैसे हम मनुष्य के बारे में बोलते हैं, चिंपांजी का विकास हुआ है, चिंपांजी के बाद में नए नए मानव के बंदर का विकास होता गया, और जो फाइनली आज जो मनुष्य है उसका जो संरचना का निर्माण हुआ था। तो ये जो निर्माण है दोस्तों, इसे पृथ्वी की टाइमलाइन के अनुसार समझा जाता है। और इसमें जो ट्रेसरी पीरियड है वो दोस्तों 70 मिलियन वर्ष से लेके 11 मिलियन वर्ष पूर्व का जो टाइम है उसे कहा जाता है ट्रेसरी काल। जैसे कि दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक दो स्लाइड पीछे जाके वापस देख सकते हो, वहां पर मैंने बताया था जैसे 70 मिलियन वर्ष से पहले क्या स्ट्रक्चर थी, फिर 55 मिलियन वर्ष के पहले क्या स्ट्रक्चर थी, फाइनली 11 मिलियन के पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। और दोस्तों एक साल पर ईयर 5 सेंटीमीटर जो भारतीय प्लेट है वो जो यूरेशियन प्लेट है उसके ऊपर आके अंदर धंसती हुई जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो लैंड है उस लैंड का लॉस होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये भी काफी अच्छा रोचक सा सवाल बनता है, वनस्पति करेंगे तब और मैं अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्वत तंत्र जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है दोस्तों। याद है आपको सुना होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है दोस्तों वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती है। ये दोस्तों इसी हिमालयन रेंज में स्थित है, जिसकी वजह से इसको विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना जाता है। और इसको दोस्तों बहुत ऊंचा होने के कारण इस प्रदेश में दोस्तों बहुत ज्यादा अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। अल्पाइन हिमनद का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मैं वनस्पति करवाऊंगा आपको, भारत की वनस्पति करवाऊंगा, तब मैं बात करूंगा जीरो से लेके दोस्तों 1000 मीटर ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। 2000 तक 3000 तक जो ऊंचाई है, 2000 से लेके 3000 मीटर तक की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में दोस्तों कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन का मतलब दोस्तों ऐसे देखते हैं ना अशोक टाइप के जो वन होते हैं, जिसमें दोस्तों जैसे ही बर्फ गिरती है, बर्फ गिरते ही सीधी क्या चली जाती है नीचे। मौसम के अनुसार किस प्रकार की वनस्पति पनपी जा सकती है उसके अनुसार समझा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों 3000 से ऊंची की जो हाइट पर जो भी हमारी वनस्पति पाई जाती है उसे अल्पाइन वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो हिमनद पाया जाता है 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो हिमनद पाया जाता है उसे अल्पाइन हिमनद के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अल्पाइन हिमनद के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों भारत की जो सबसे प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, इन नदियों का जो उद्गम होता है दोस्तों गगर नदी है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, नुब्रा नदी,
सियाचिन हिमनद, यहाँ से दोस्तों अलग अलग नदियों का क्या है उद्गम होता है। ये जो भी नदियां हैं दोस्तों, हमारे भारत का जो हिमालयन पर्वत तंत्र है, उस पर्वत तंत्र के अलग अलग हिमनदों से इसका क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब नदियां करेंगे तब टॉपिक और टच होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे बड़े प्यार से समझते जाइएगा। चलिए फाइनली मैं अब बढ़ता हूँ हिमालयन रेंज की तरफ। एक बार पॉज कर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आराम से आप देखते जाइए, कमेंट करते जाइए, किसी को नींद ना आए इसलिए हाय हेलो बीच में बोलते जाइएगा। नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हाय हेलो सभी को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हिमालयन पर्वत तंत्र है ये दोस्तों कंप्लीट है, वो है हिमालयन पर्वत तंत्र जिसका विस्तार क्या है, इस प्रकार से हिमालय का विस्तार बताया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय का जो विस्तार है यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर से लेके इधर तक, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र है हमारे जितने भी 7 सिस्टर स्टेट है यहाँ पर भी इसका विस्तार माना जाता है। कुल दोस्तों 5 लाख, कितने दोस्तों, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार माना जाता है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कंप्लीट विस्तार माना जाता है। इसको दोस्तों हिमालय को, जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसको 3 भागों में या फिर 3 स्थानीय रूपों में इसको समझा जा सकता है। 3 भाग इसके बताए जाते हैं। जो प्रथम भाग है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जो दोस्तों हिमालयन रेंज का सबसे उत्तरी भाग है। उसके बाद में दोस्तों वर्ध हिमालय या फिर इसे मेन हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय या फिर मेन हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पर ग्रेट हिमालय या फिर मेन हिमालय के नाम से, जो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक हमारे अरुणाचल प्रदेश तक कुल 2400 किलोमीटर तक विस्तृत माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। फिर है पूर्वांचल, ये दोस्तों हमारे उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो विस्तृत है दोस्तों, हमारे ऊपर अरुणाचल से लेके मिजोरम तक जो विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हिमालयन जो रेंज है, इस हिमालयन रेंज को 3 प्रादेशिक विभाजन में इसको बांटा जा सकता है। 3 इसको स्थानीय नामों से समझा जा सकता है, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और हमारा तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और आपके यहाँ पर समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसका दोस्तों यहाँ पर जो मैंने 3 भाग बताए थे, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और पूर्वांचल, इसका एक एक का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। कहने का मतलब डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कौन कौन से इनके भूभाग है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन सी यहाँ की प्रमुख जो नदियां हैं वो नदियां हैं, फिर कौन सा पठार पाया जाता है, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज हम मेनली जो ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में यहाँ देख सकते हो, ये जो हिमालयन पर्वतीय प्रदेश है, इस हिमालयन पर्वतीय प्रदेश का सबसे जो नॉर्थ में, जो नॉर्थ ईस्ट है वाला है, सबसे ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी भाग है वो है ट्रांस हिमालय। ये दोस्तों मुख्य रूप से हमारा जो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला, या फिर वर्तमान में हम बात कर सकते हैं लद्दाख, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख और तिब्बत के अंतर्गत इसका क्या है, विस्तार माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो मुख्य हिमालय है, उस मुख्य हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर क्या है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। बता देता हूँ शुष्क ये परिस्थितियां क्या होती है और हमारा जो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें डाउट होगा, बता देता हूँ, ये लीजिए एक बार क्लियर करके। ये देखिए, ये जो हमारा हिमालयन वाला, ये जो नॉर्थ वाला भाग है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर में हमारा क्या है, हिमालय प्रदेश है। यहाँ पर इसके जस्ट दक्षिण में क्या आता है, हमारा जो ग्रेट हिमालय है या फिर हमारा जो मुख्य हिमालय, मेन हिमालय वाला पार्ट आता है। तो दोस्तों इसके इधर वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो ये हमारी पवने आती है, मानसून पवने, उन मानसून पवनों के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, या फिर इसके जो ढाल में जो क्षेत्र आ जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या काफी ऊंची पर्वत चोटियां है, जिसकी वजह से इधर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों वर्षा नहीं होने के कारण कैसी परिस्थितियां पाई जाती है, वर्ष पर यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से इसका क्या है, स्थानीय वर्गीकरण किया गया है। जो हमारा ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय को और 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी सबसे उत्तरी भाग है या उत्तरी जो रेंज है उसे काराकोरम श्रेणी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो हमारी चोटी है जिसको हम जानते हैं, वो दोस्तों इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको 8611 जो मीटर है उस मीटर से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो
ऊंचाई और गहराई है उसको मीटर में नापा जाता है, वही दोस्तों लंबाई और चौड़ाई है उसको किस में मापा जाता है, किलोमीटर में नापा जाता है। उसके बाद में सेकंड जो है वो है लद्दाख। काराकोरम ऊपर ही ऊपर काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम के बाद में लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी के बाद में जो हमारे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है उस श्रेणी को कहा जाता है जास्कर। यहाँ पे देखिए ये है जास्कर, ये हमारा लद्दाख वाला श्रेणी, लद्दाख रेंज। उसके बाद में ये हमारा काराकोरम। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा ट्रांस हिमालय, इन सम्मिलित रूप से इन तीनों को क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों हिमालय का क्या सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, याद रखिएगा सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो क्या हमारा काराकोरम या फिर ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। यहाँ से देखिए मैप के जरिए थोड़ा सा समझा देता हूँ वापस से। ये जो है काराकोरम श्रेणी है, इसके जस्ट नीचे हमारा है वो लद्दाख श्रेणी है 2 नंबर पर जो है, और 3 नंबर पर जो हमारी जास्कर श्रेणी है वो जास्कर श्रेणी यहाँ पर 3 नंबर पे आती है। इस मैप के जरिए आप और इजी से समझ सकते हो। ये टोटल जो तीनों है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, और ये इधर वाला तिब्बत वाला क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों, तिब्बत, जो वर्तमान है कहाँ पर है, चाइना के अंतर्गत इसका विस्तार है। ये दोस्तों किसका है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय का विस्तार है। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो दूसरी श्रृंखला है ग्रेट हिमालय, इसको जो महान हिमालय या फिर दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, मुख्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में ये वाला दोस्तों जैसा कि मैप के जरिए और देख लीजिए, ये जो विस्तार है उत्तर, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर क्या है साउथ, इसमें उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। जो हिमालयन रेंज का तीसरा भूभाग ही पूर्वांचल के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब एक एक करके वापस इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले दोस्तों हमने सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी। भारत के 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में चर्चा की थी। उनका नाम बताने के बाद में दोस्तों मैंने पहला भौतिक प्रदेश है हिमालयन जो रेंज है उसके बारे में चर्चा की थी। हिमालयन रेंज के बारे में चर्चा करने के बाद मैंने दोस्तों इसके 3 भाग बताए थे, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में दोस्तों इसका मेन हिमालय, फिर मैंने बताया था पूर्वांचल हिमालय। यहाँ तक मैंने कंप्लीट बता दिया था। इसमें दोस्तों बताने के बाद में जो ट्रांस हिमालय है उस पर मैंने बात की थी, इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इस ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। तो दोस्तों हम अब जो जास्कर श्रेणी, जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी के बारे में हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल नींद नहीं लेनी है, सोना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा मैं यहाँ तक आप लोगों को पहुंचा चुका हूँ। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में देखिए, ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी चोटी है या फिर सबसे ज्यादा नॉर्दर्न जो श्रेणी है, रेंज है, वो है काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उस सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है काराकोरम श्रेणी। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर सम अराउंड यहाँ पर ये K2 जो चोटी है, इसे दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन के नाम से या माउंटेन K2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऊंचाई के रूप में दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 8611 जो मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। वही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम आता है 8848 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, सिक्किम, ये वाला हमारा सिक्किम, और जो हमारा नेपाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे दोस्तों ये विस्तृत है, और नेपाल के अंतर्गत ये माउंट एवरेस्ट वाली चोटी है वो विस्तृत है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम आता है हमारे बीच में K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके अंतर्गत इसका विस्तार माना जाता है। चलिए काराकोरम श्रेणी मैप के जरिए और यहाँ से काफी अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। ये वाला हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये इंडिया है, ये चाइना है, और यहाँ पर ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। इस हिमालय का विस्तार दोस्तों यहाँ पर है हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, और ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो इसके सबसे उत्तर वाला यहाँ पर जो सम अराउंड यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो पीओके, ये वाला क्षेत्र क्या पीओके है, और ये वाला क्षेत्र क्या अक्साई चीन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा दोस्तों, अक्साई चीन। और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में K2 जो चोटी है वो K2 चोटी स्थित है। वापस बता देता हूँ 8611 मीटर इसकी क्या है हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ बहुत ही प्यारा सा मैप है, जल्दी से अपने मैप बुक के साथ जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ा हुआ है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैप बुक में निकाल के देख लीजिए दोस्तों। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट 6-7 हमारे जो प्रमुख जो हिमनद है उन हिमनदों के अंतर्गत मैप के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैप बुक का दोस्तों हमारा पेज नंबर आपके यहाँ पर है, आपका पेज नंबर 10। मैप का दोस्तों पेज नंबर जो 10 है वो पेज नंबर 10 आप ओपन कर लीजिए। इसका कलर भी चेंज कर देता हूं मैं, चलिए लाल में भी अच्छा दिख रहा है, फिर भी कलर चेंज कर देता हूं मैं एक बार।
ये लीजिए, येलो में काफी अच्छा दिखेगा आपको। ये जो पेज नंबर 10 है मैप बुक का, वो निकाल लीजिए दोस्तों। एक एक जो हमारा ये हिमनद है, जो काराकोरम श्रेणी के इंपोर्टेंट हिमनद है, उनको मैं कवर करवाने वाला हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, मैप के जरिए काफी अच्छे से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, काराकोरम, ये जो श्रेणी है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहा जाता है। वही दोस्तों ये दूसरा वाला है, वो क्या हमारा लद्दाख श्रेणी है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा वाली जो श्रेणी है वो क्या है? लद्दाख श्रेणी है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ लद्दाख, ये देखिए काराकोरम श्रेणी इधर विस्तृत है और यहाँ पर हमारी है लद्दाख पर्वत। इसके बीच में जो क्षेत्र है वो है लद्दाख का पठार। काराकोरम ऊपर है, काराकोरम और नीचे है लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के बीच में जो है वो है लद्दाख का पठार। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये देखोगे जास्कर श्रेणी। तो समझ में आ रहा होगा, हमारे ट्रांस हिमालय, उस ट्रांस हिमालय के मैंने 3 भाग बताए थे, जिसमें काराकोरम उत्तर वाला है, उसके बाद में 2 नंबर पे लद्दाख आता है और 3 नंबर पे आता है हमारा जास्कर। तीनों के बारे में देखिए, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा है जास्कर। तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, यहाँ पर काराकोरम के जस्ट दक्षिण में लद्दाख का पठार स्थित है और यहाँ पर लद्दाख के पठार के जस्ट दक्षिण में क्या है? हमारा लद्दाख जो श्रेणी है, उस श्रेणी के जस्ट दक्षिण में हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। चलिए दोस्तों, इसको क्लियर करके जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हिमनद है, उन हिमनद के बारे में मैं मैप के जरिए आपको बता देता हूँ। तो पहला हिमनद आता है हमारा बतुरा हिमनद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बतुरा हिमनद मैप में देखते जाइए, मैं पॉइंट करता जाऊंगा, आप मैप में देखते जाइए। दूसरे नंबर पर है हमारा हिस्पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हिस्पर हिमनद। उसके बाद में है बियापो हिमनद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है बियापो हिमनद। मैप के जरिए बिल्कुल इजी आसान तरीके से साथ साथ में समझते जाइए। ये सारे के सारे जो हिमनद है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में अल्पलाइन हिमनद के नाम से इनको जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में आता है बालतोरा हिमनद। बालतोरा हिमनद दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा बालतोरा हिमनद यहाँ पर स्थित है। सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद के बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद, इसके बारे में देखिए, उसके बाद में और देखिए, ये पुनमा ग्लेशियर है, स्ट्रीमी ग्लेशियर है, इसके बाद में ये छांगो ग्लेशियर है, उसके बाद में दोस्तों ये रमा ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर है जो प्रमुख ग्लेशियर है, जो कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित हिमनद इनको माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें काराकोरम श्रेणी में स्थित हिमनद के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो हमारा देखिए ये वाला क्षेत्र है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर किस्सा बताया जाता है भारत के द्वारा दोस्तों। यहाँ पर जो सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद में ये वाला क्षेत्र है, इस वाला, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इसे सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। सियाचिन जो घाटी है, उस घाटी वाले क्षेत्र में दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है, वो इस वाले क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर ही दोस्तों नुब्रा घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? नुब्रा घाटी स्थित है। इसी नुब्रा घाटी से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी। ये नुब्रा नदी है दोस्तों हमारी, जो ये सिंधु नदी है, यहाँ से आती है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? ये जो नुब्रा नदी है, नुब्रा घाटी से, सियाचिन हिमनद में दोस्तों नुब्रा घाटी स्थित है। नुब्रा घाटी से ही दोस्तों, इसी हिमनद से हमारे बीच में कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है, जो दोस्तों किसकी एक सहायक नदी है? सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में इसको जाना जाता है। ये लीजिए दोस्तों, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके इन सारे के सारे पॉइंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो। कौन कौन से हमारे बीच में हिमनद है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। काराकोरम श्रेणी के बाद में हमारे बीच में दोस्तों दूसरी जो प्रमुख श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, उसका नाम आता है लद्दाख श्रेणी। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी देर बाद में ये क्लास खत्म होने वाली है। लद्दाख श्रेणी के बाद में हम अगली जो दूसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी, उसके बाद में हम क्लास को खत्म करेंगे। यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है, वो काराकोरम के जस्ट दक्षिण में स्थित है। तिब्बत में इस श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को ही तिब्बत के अंतर्गत कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में ही दोस्तों इस श्रेणी के जस्ट दक्षिण में एक झील स्थित है, प्रमुख झील स्थित है, जिस झील को दोस्तों मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मानसरोवर झील के नाम से इसको जाना जाता है। फिर दोस्तों इस काराकोरम श्रेणी, हमारी ये काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे लद्दाख का जो श्रेणी है, इनके बीच में दोस्तों एक पठार स्थित है, जिसे लद्दाख के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे लद्दाख के पठार के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों ऊपर ही हमारी पर्वत श्रृंखला है, नीचे ही हमारी पर्वत श्रृंखला है।
ऊपर और नीचे दोनों तरफ पर्वत श्रृंखला होने के कारण दोस्तों इसे एक अंत्य पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अंत्य पर्वतीय पठार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऊपर भी इसके काराकोरम श्रेणी है, नीचे दक्षिण में लद्दाख श्रेणी आ गई और इसके जस्ट बीच में हमारे शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। शुष्क परिस्थितियां का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बारिश का नहीं होना। और दोस्तों ये क्या पठारी क्षेत्र है, थोड़ा सा हाइट पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी ठंड पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो बर्फीला क्षेत्र है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, ठंडा मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, या ठंडे मरुस्थल का निर्माण होता है। उसी के साथ दोस्तों जो हमारी लद्दाख श्रेणी है, उस लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा दोस्तों, सीधा सीधा रकापोशी जो चोटी है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, मैक्सिमम जो हाइट वाली चोटी है, उसके रूप में इसको जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकता है आपके लिए। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। इनके बारे में थोड़ा सा मैं वापस और बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा धैर्य से समझते जाएगा। वापस आऊंगा मैं इन्हीं पॉइंटों पर। एक बार उससे पहले मैं जास्कर श्रेणी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जास्कर श्रेणी के बारे में सिर्फ दो फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पर जास्कर श्रेणी और ट्रांस हिमालय की जो सबसे दक्षिणतम हमारी जो श्रेणी है, उस दक्षिणतम श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। जास्कर और लद्दाख, ये जो हमारी लद्दाख श्रेणी है उसके जस्ट नीचे है जास्कर श्रेणी। इनके बीच में दोस्तों यहाँ पर क्या स्थित है? सिंधु घाटी, इंडस वैली स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? इसी सिंधु घाटी से दोस्तों हमारी जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी है। उस सिंधु नदी क्या है, यहाँ से प्रवाहित होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो काराकोरम श्रेणी है, वो काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में तीसरी श्रेणी आती है जास्कर श्रेणी। तो ये दोनों तीनों जो श्रेणियां थी, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय की प्रथम श्रेणी थी ट्रांस हिमालय, इसकी तीन जो प्रमुख श्रेणियां थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैप के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। लद्दाख का पठार कहाँ पर स्थित है? ये हमारा लद्दाख का पठार है, ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में देखिए दोस्तों। ये हमारी काराकोरम श्रेणी है, ये हमारी है जास्कर श्रेणी, और ये हमारे बीच में आती है वो है लद्दाख श्रेणी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है लद्दाख का पठार। तो यहाँ पर है लद्दाख का पठार, और इस लद्दाख की श्रेणी के जस्ट दक्षिण में यहाँ पर तिब्बत के अंतर्गत दोस्तों क्या है, इसे लद्दाख की श्रेणी को क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक लेक बनी हुई है, क्या है? एक लेक बनी हुई है जिसे मानसरोवर झील के नाम से इसको जाना जाता है। और थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी सी और अच्छी रहे। नोट लगा के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दिए हैं। लद्दाख जो पठार है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी है सबसे ऊपर वाली, उसके नीचे जो लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम के बाद में लद्दाख, यहाँ पर बीच में एक अंत्य पर्वतीय पठार है दोस्तों। दोनों तरफ ऊपर भी पठार है, नीचे भी पठार है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? एक पर्वतीय अंत्य पर्वतीय पठार के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो लगभग एवरेज हाइट है दोस्तों, एवरेज हाइट 4800 मीटर ऊंचा ये हमारा भारत का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है, जो एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वृष्टि छाया क्षेत्र अभी बताया था दोस्तों। यहाँ पर जो ये पर्वत श्रेणी है, इसके इधर जो मानसून पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा क्या नहीं होता दोस्तों? वर्षा नहीं होती है। वर्ष पर यहाँ पर क्या है, शुष्क परिस्थितियां बनी रहती है, जिसकी वजह से दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र वाला क्षेत्र बोला जाता है। और ये क्या है? ठंडे मरुस्थल वाला उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों, ये ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। और इस क्षेत्र में दोस्तों क्या है कि वर्ष पर यहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये कुछ था दोस्तों हमारे हिमालयन जो श्रेणी है, उस हिमालयन श्रेणी का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो ट्रांस हिमालय की जो हमारे तीन प्रमुख श्रेणियां थी, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली। कल दोस्तों हमारे जो नॉर्थन हिमालयन रेंज है, उस हिमालयन रेंज के दो और भाग है, पूर्वांचल और वर्थ हिमालय, या फिर ग्रेट हिमालय के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके बारे में कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। जो भी डाउट हो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो, ग्रुप में आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर सकते हो। नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएगा। कल भी मैंने बताया था, आज की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अनअकैडमी की जो क्लास है 12 बजे मेरी क्लास होती है डेली आर्ट एंड कल्चर की, वहां पर आप मेरे को एक्सेस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस टेलीग्राम चैनल के बारे में बताइए, मेरी क्लास को शेयर कीजिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरे साथ प्लस का कोर्स लेके इस रेफरल कोड का यूज करके मेरे साथ प्लस पे जुड़ सकते हो, जहां पर दोस्तों आपको मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस, जितने भी आपके डाउट है वो डाउट क्लियर होंगे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग।
दोस्तों वेल मैनर में कुछ भी नहीं लगता दोस्तों, 6,700 6,300 रुपए में आपको 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, 6-7 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती दोस्तों। इस रकम में आपको 2 साल तक प्रॉपर आरएस या फिर जितने भी आरपीएससी के एग्जाम है, उन सारे के सारे एग्जाम की बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल मैनर में जो तैयारी है वो तैयारी हो जाएगी। बाकी दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस में आप 70 से 80 हजार रुपए पैसे खर्च करते हो और दोस्तों कोई भी तरह का पर्सनल आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। एक एक बंदे पर दोस्तों इंडिविजुअल जो नजर है वो मेरी रहेगी। आप मेरे रेफरल कोड यूज करके आराम से बेझिझक बिल्कुल अपने मन में शांति से बिल्कुल रेफरल कोड यूज करके कोर्स खरीद सकते हो। बेझिझक मैं आपके यहाँ से आपके साथ बैठा हूँ। जो दोस्तों कोई भी डाउट हो आप इस नंबर से मुझे मैसेज करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके अपना जो रिव्यू है वो रिव्यू मुझे जरूर देते रहिए। दोस्तों पसंद नहीं आती तो बेझिझक मेरी क्लास को डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों डिसलाइक के साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा नहीं लगा था। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसी 9 बजे आपको कल की क्लास मिलेगी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।